हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब तक हमने अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है कि इसके रासायनिक अभिक्रियाएँ, उनको बनाने की विधियाँ और उसकी संरचना और उसका नामकरण, ये सभी पढ़ेंगे। तो हमारा जो पॉइंट है ईथर, कि ईथर की परिभाषा क्या है। ईथर तो ईथर में क्या होता है कि ये अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल का एनहाइड्राइड बोलते हैं। कारण क्योंकि जब अल्कोहल के दो अणुओं को आपस में मिलाया जाता है तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और ईथर बनता है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, परिभाषा क्या होगी? यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतृप्त हो जाए, एल्किल या एरिल समूह द्वारा जुड़ी हों, तो उसे ईथर कहते हैं। देखो, ईथर भी दो तरह का होता है, सरल ईथर और मिश्रित ईथर, है ना। सरल को सम्मित ईथर भी बोलते हैं और असम्मित ईथर भी बोलते हैं। यानी सरल ईथर, इसको सम्मित ईथर भी बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। और सरल ईथर में क्या होता है कि यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हों, यानी R और R दोनों कैसे हों? समान, R डैश, यानी ये मैथिल समूह है तो दूसरा भी मैथिल समूह होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ठीक है, ये एथिल है तो ये भी एथिल होना चाहिए। ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक ही होना चाहिए, बेंजीन वाले होती। ये एरोमेटिक ईथर कहलाते हैं, ये एलिफेटिक ईथर कहलाते हैं। तो ये तो हो गए सम्मित ईथर या सरल ईथर। जैसे उदाहरण ले कोई भी, ये CH3OCH3 या C2H5OC2H5, है ना, डाईएथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ठीक है। और मिश्रित ईथर क्या होते हैं? मिश्रित ईथर, या इसको असम्मित ईथर भी बोलते हैं, सम्मित ईथर, एसिमेट्रिक ईथर। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होने चाहिए। या एक एरिल भी हो सकता है, एक एल्किल भी हो सकता है, इस तरह से। जैसे हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर CH3OC2H5, ठीक है। इधर तो मैथिल जुड़ा हुआ है, इधर एथिल जुड़ा हुआ है, दो समूह अलग हैं, अलग हो गया तो इसे क्या कहेंगे? मिश्रित या असम्मित ईथर कहते हैं। एक तरफ यदि बेंजीन वाले जुड़ जाए, C6H5O और CH3, ये भी कैसा है? मिश्रित या असम्मित ईथर होता है। ये तो हो गया ईथर का वर्गीकरण, इस तरह से करते हैं। दो तरह का ईथर होता है। सिंपल सी बात है कि यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह समान है तो सम्मित ईथर है या सरल ईथर भी बोलते हैं। और ये समूह यदि अलग अलग हैं तो उसे मिश्रित या असम्मित ईथर बोलते हैं। इसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। बिल्कुल ही सरल है, बस दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, कि हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे और IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है। तो ईथर का नामकरण में क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर। देखो, सामान्य नाम क्या होता है इसका? एल्किल ईथर। तो इतना याद रखना, सामान्य नाम में क्या बोलते हैं? एल्किल ईथर। और IUPAC नाम में क्या बोलते हैं? IUPAC नाम में होता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ये IUPAC नाम का है। ठीक है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले हम यहाँ पर,
सामान्य नाम लिखना हो, ये है हमारे पास CH3OCH3। इसमें क्या करते हैं, एल्किल ईथर। तो अब देखो एल्किल कितने हैं, एक एल्किल हो गया, दूसरा एल्किल हो गया। ये एल्किल क्या है, मैथिल समूह है, ये भी मैथिल है। तो इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डाई मैथिल ईथर। ठीक है। अब यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी समूह क्या होता है, RO होता है। ठीक है। उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, एल्केन जुड़ा हुआ है, यानी RH जुड़ा हुआ है। तो ये तो कोई भी हो सकता है। तो हम एक ऑक्सीजन को R के साथ जुड़ा मानते हैं और दूसरे का हम एल्केन के रूप में नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो हमने इस ऑक्सीजन को इसके साथ में जुड़ा हुआ मान लिया, मैथिल समूह के साथ में, तो अब ये बच गया। ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे, एल्कोक्सी, यानी मेथ एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मैथोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, मैथोक्सी मैथेन। ये मैथेन हो गया तो इसका यहाँ नाम क्या हो जाएगा, मैथोक्सी मैथेन। ठीक है। अगर ये तो इजी नाम था, हमने लिख दिया। अगर अब मान लो अलग अलग समूह आ जाए, CH3 CH2O CH3। अब देखो यहाँ पर तो एथिल समूह है, क्या नाम है इसका, एथिल, और ये क्या है, मैथिल। ठीक है। दोनों है तो एल्किल, मिश्रित ईथर हो गया। ये अलग एल्किल समूह है और ये अलग एल्किल समूह है। तो यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह आ जाए, यानी भिन्न भिन्न एल्किल समूह आ जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके नाम लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में M, ये M से शुरू होता है और ये E से शुरू होता है, एथिल। पहले कौन आता है, एथिल आता है। तो क्या बोलते हैं इसको, एथिल मैथिल। ठीक है। दोनों एल्किल को लिख दिया हमने। लास्ट में नाम के अंत में क्या लगा दे, ईथर। ईथर, ये इसका रूढ़ नाम हो गया। तो अब इसके बाद देखो IUPAC नाम। IUPAC नाम में क्या करते हैं कि एक को तो हम मानते हैं एल्कोक्सी, और बाकी जो दूसरा R होता है या दूसरा AR होता है उसको हम एल्केन मानते हैं। ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ें या इसके साथ जोड़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की कि हम ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ते हैं, हम छोटे कार्बन श्रृंखला के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं, छोटी कार्बन श्रृंखला के साथ। तो छोटी कार्बन श्रृंखला किसकी है, यहाँ पर तो 2 कार्बन है, उधर 1 कार्बन है, तो हम इसको किसके साथ जोड़ेंगे, मैथिल के साथ जोड़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, अब इसको बोलेंगे मैथोक्सी। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथोक्सी। अब ये बच गया, इसको क्या बोलेंगे IUPAC में, एल्केन। एल्केन में कितने कार्बन है, 2, 1, 2। एल्केन का मतलब होता है एथेन। तो नाम की ये क्या हो गया, एथेन। तो अब इनको नाम लिखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले किसको लिखते हैं, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में किसको लिखेंगे, मैथोक्सी। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, मैथोक्सी, और लास्ट में क्या लगा दे, एथेन। मैथोक्सी एथेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया ईथर का। अब ऐसे और एग्जाम्पल करते हैं 1, 2, CH3 CH और CH3O, और यहाँ पर CH2 CH3, ये है। देखो एल्किल समूह है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, IUPAC नाम में थोड़ा सा वो करना, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये तो रूढ़ नाम तो लिख देंगे हम, सामान्य नाम तो इसमें क्या लिखते हैं, एल्किल ईथर। तो एल्किल 2 हैं हमारे पास, एक तो क्या है एथिल और एक है आइसोप्रोपिल। ठीक है। तो ये तो क्या है, आइसोप्रोपिल, और ये क्या है, एथिल। तो पहले किसको लिखें, दोनों को लिखना है, अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। ठीक है। तो पहले एथिल को लिखेंगे, आइसोप्रोपिल को लिखेंगे। तो इसमें अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो एल्किल पहले आती है उसको पहले लिखते हैं और बाद में दूसरे को लिखते हैं, अंत में ईथर जोड़ देते हैं।
यहाँ अब इसका नाम लिखते हैं आइसो। अब देखो मैंने पहले भी बताया था जब एल्किल हैलाइड पर आ रहे थे कि ये पी से शुरू नहीं होता है, प्रोपिल से शुरू नहीं होता है। यदि नाम के आगे आइसो, नियो, तृतीयक, ब्यूटिल या नियो पेंटिल, आइसो एल्किल लिखा हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में उनको काउंट करते हैं। और यदि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा लिखा हो तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आई काउंट होगा, तो ये आई से शुरू है और ये एथिल से शुरू है, तो एथिल पहले आता है, आई बाद में आता है। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल आइसोप्रोपिल। क्या हो जाएगा? एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब आ जाओ आईयूपीएसी नाम में। अब आईयूपीएसी नाम में क्या करते हैं, इनको तो हटा दो, ठीक है। अब मेन जो चीज़ है वो है कि सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बोनिल यौगिक का नाम लिखते, किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 और यहाँ पर CH और CH3, नीचे लटका हुआ है OC2H5, ऐसे लिख दिया मैंने, दोनों कंबाइंड करके लिख दिया। तो कंफ्यूज हो गया आप, इसको ऐसे लिख देता हूँ CH2 और CH3। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो वरीयता सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है ना, तो इसमें दो कार्बन है। अब इसमें देखो 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, बीच में ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर आ रहा है। हमारी बड़ी श्रृंखला क्या हो गई? 1 2 और 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब 2 नंबर पर कौन लटका हुआ है? ये। अब मैंने पहले कहा था कि ऑक्सीजन को किसके साथ जुड़ा हुआ मानते हैं? जो छोटा कार्बन हो, यानी छोटी श्रृंखला हो। ये ऑक्सीजन तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एल्कोक्सी कौन होगा? छोटा एल्किल समूह। तो ये है, इसको एथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। सबसे पहले इसी को लिख दो, एथॉक्सी। अब देखो कितने नंबर पर है एथॉक्सी समूह? कितने नंबर पर था? 2 पर, तो मैं क्या लगा दिया यहाँ पर? 2 लगा दिया, 2 एथॉक्सी। अब कार्बन एकल बंध है तो क्या लिख देंगे इसको? प्रोपेन। प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब यदि इस पर देखो ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH और CH3O CH3, इसका रूट नाम क्या होगा? देखो आई से शुरू होता है, ये M से शुरू होता है, पहले कौन आता है? आई, है ना। तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे? अब वही बात है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसकी जगह पर क्या है? मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, मैथोक्सी हो गया। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथोक्सी प्रोपेन। ये इनके आईयूपीएसी नाम हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। ईथर के हैं मिश्रित ईथर और सरल ईथर। 1-2 एग्जाम्पल और करा देते हैं इनके। इसके बाद है ईथर निर्माण की विधियाँ। ईथर निर्माण की कुछ मेन इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं जो हम करते हैं। इसमें फर्स्ट विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण। इम्पोर्टेंट विधि है, एग्जाम में इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि, यानी इस विधि में ईथर का संश्लेषण कैसे होता है? तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो ईथर बनते हैं। तुम क्या लिखते हैं? अब सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड कैसे बनते हैं? तो इसमें हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल से ईथर का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं? अल्कोहल लिया, CH3CH2OH प्लस में NaOH, ठीक है। क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोक्साइड बनता है। इसमें से क्या बाहर निकलेगा? इसको गर्म किया, -H2O बाहर निकल गया, ठीक है।
तो H2O बाहर निकला तो यहाँ पर बन गया हमारा CH3 CH2ONA, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, ये बन जाता है। इससे हम ईथर बनाते हैं। तो ये तो अल्कोहल होगा, इनको गर्म करते हैं। अब इसकी अभिक्रिया आगे क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Cl CH2 और CH3, एथिल क्लोराइड लिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड है ये। अब इसको जब गर्म करते हैं इसके, तो इसमें से NaCl बाहर निकलता है, माइनस NaCl। Br भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH2O CH3, डाई एथिल ईथर। ठीक है, इस तरह से ईथर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कैसे है कि इसमें मेन तो अभिक्रिया हम यहाँ से मानते हैं, विलियमसन का ईथर संश्लेषण। कई बार क्या होता है, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पहले एल्कोक्साइड बनेगा, एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। इस विधि की जो क्रिया विधि होती है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। अब नाभिक स्नेही भी कौन सी होती है, अब यहाँ पर देखो, अब तक हमने SN1 पढ़ी थी, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हो रही है इसके साथ, लेकिन ये किससे होती है, SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है ईथर का निर्माण। नाभिक स्नेही का काम कौन करता है, सोडियम एल्कोक्साइड नाभिक स्नेही का काम करता है। तो इसकी जो क्रिया विधि है हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर इसकी क्रिया विधि लिख लो, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होते हैं, सबसे पहले एल्कोक्साइड को लेते हैं, एल्कोक्साइड का आयनिक अपघटन होता है और हमें नाभिक स्नेही बनता है। तो ये अभिक्रिया पद में नहीं होती है, CH3 CH2ONA। ठीक है, ये लिया, इसका अपघटन होगा, इसमें से Na बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3 CH2O माइनस, प्लस में Na प्लस। ये क्या बन गया हमारा, नाभिक स्नेही। मैंने क्या बोला था, ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी नाभिक स्नेही जाके जुड़ेगा, किसी को हटाएगा, Cl को हटा देता है यहाँ से। तो अभिक्रिया क्या होती है, एक ही पद में होती है, नाभिक स्नेही अटैक हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, हम कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, चाहे उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये C है, ठीक है, ये वाला C लिखा है मैंने, ये वाला, इससे 2 H जुड़े हुए हैं। चलो 2 H जोड़ देते हैं, ये 2 H हो गए, ये 2 H हो गए। क्लियर है। तो अभी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बाद में वहाँ बनाएंगे इसकी स्थिति, या इसको 1 मिनट, ये यहाँ पर लिख देता हूँ C, इससे 2 H जुड़े हुए हैं और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, मैंने इसको लिखा है CH2 CH3। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता खाली है यहाँ पर, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर Cl, या इधर जोड़ दो, इसको कहीं भी जोड़ सकते हो, Cl है। अब इस पर अटैक कौन करता है, ये पहला ही पद है, यही शुरू होता है, SN2 में एक पद होता है, ये पद में नहीं गिना जाएगा। इसमें हम नाभिक स्नेही का निर्माण करते हैं, ये नाभिक स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, लेकिन पहले ये अटैक करेगा तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही। तो इस पर अटैक कौन करता है, क्या लिखूँ यहाँ पर, CH3CH2O माइनस, ये क्या है, नाभिक स्नेही। ठीक है भाई। अब ये अटैक कहाँ पर करेगा, इस कार्बन पर, यहाँ से अटैक करेगा। क्यों, इधर तो Cl जुड़ा हुआ है, SN1 है, इसमें कार्ब धनायन नहीं बनते हैं, SN1 में बनते हैं, ये SN2 से करा रहे हैं। तो इसमें जैसे ही नाभिक स्नेही अटैक करता है तो इनके बीच में ये बंध बनता है, तुरंत उसी समय से ये बंध टूटता है। यानी इसकी विशेषता क्या होती है SN2 की, कि इसमें पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना दोनों एक साथ होते हैं।
जबकि SN1 में क्या होता था, पहले पुराना बंध टूटता था, कार्ब धनायन बनता था, फिर दूसरे पद में वो नया बंध बनाता था। तो 2 पदों में होती थी, एक ही पद में होती है। अब यहाँ पर ये क्या बनेगी, एक संक्रमण अवस्था बनती है। ये SN2 विधि से अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर हम लिख दिया CH3 C H और H, ठीक है, डैश 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 लगा दो। इधर से कौन आ रहा है साहब, C2H5 आ रहा है। मैंने इसको C2H5 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वही है, C2 और H के 5 हैं, C2H5 आया। इधर कौन था, Cl था, ठीक है। अब यहाँ पर ये संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। इसमें बंधों का बनना टूटना एक साथ होता है। Cl हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये किसमें बदल जाएगी, ये C। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक साथ लिख दूँ, यहाँ पर CS और यहाँ पर CH3, यहाँ पर जुड़ गया O C2H5 प्लस में Cl माइनस, बाहर निकल गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या CH3 CH2, मैं CH2 और CH3O और यहाँ पर C2H5, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो डाई एथिल ईथर बन गया। अब देखो एक ही पद में अभिक्रिया हुई है, इसमें अभिकारक के अणु कितने हैं, 2, एक ये और एक ये, तो इसको क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। और बीच में संक्रमण अवस्था बनती है जो तुरंत ही उत्पाद में बदल जाती है। तो ये SN2 अभिक्रिया हो गई, इसमें ईथर का निर्माण होता है। बचे कौन, बच गया सोडियम और यहाँ पर Cl क्लोराइड, दोनों आपस में क्या कर देते हैं, लास्ट में अभिक्रिया कर लेते हैं, Na+ और Cl-, दोनों क्या बनाएंगे, NaCl, बाई प्रोडक्ट बना लेते हैं, है ना। तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हो गई विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्रिया विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने ईथर बनाने के लिए हमने क्या लिया, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया, एल्किल हैलाइड। क्या क्या लेते हैं हम ईथर बनाने के लिए, क्या क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है, और प्लस में किसको लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब 2 कार्बन है तो एथोक्साइड, प्रोपेक्साइड, ब्यूटोक्साइड, कुछ भी हो सकता है, मेथोक्साइड भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक हमने 2 चीज़ें ली तो यहाँ पर क्या बना था उत्पाद, ईथर। अब ये चीज़ समझना कि ईथर अच्छी मात्रा में बने, ईथर ज़्यादा मात्रा में बने, अच्छी क्वालिटी हो उसकी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एल्किल हैलाइड प्राथमिक प्रकार का लेना पड़ता है। यदि एल्किल हैलाइड कैसा है, प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और एल्कोक्साइड क्या है, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री, इसका मतलब समझते हो, द्वितीयक एल्कोक्साइड या तृतीयक एल्कोक्साइड हो। कैसा होता है, द्वितीयक कैसा होता है, जैसे हमने ये लिख दिया CH3 CH और CH3 और यहाँ पर O, ये कैसा है, ये सेकेंडरी एल्कोक्साइड है। कैसा है, द्वितीयक एल्कोक्साइड। टर्सरी क्या होगा, CH3 और CH3O-, ठीक है, ये क्या होगा, ये टर्सरी एल्कोक्साइड है, तृतीयक एल्कोक्साइड। क्लियर है। अब चीज़ समझना कि यदि द्वितीयक और तृतीयक एल्कोक्साइड हो और प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो तो ईथर अच्छी मात्रा में, ईथर की लब्धि क्या होगी, वो उच्च होगी, उच्च लब्धि होगी, यानी ज़्यादा मात्रा में ईथर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं उल्टा लिखूँ इसको,
यदि प्राथमिक को छोड़कर एल्किल हैलाइड क्या हो, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो और एल्कोक्साइड क्या हो, 1 डिग्री हो, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर ईथर नहीं बनता है, इसकी जगह क्या बनती है, एल्कीन बनती है, ये बनती है भाई। ठीक है, एल्कीन बनानी हो तो ये प्राथमिक, ये सेकेंडरी टर्सरी लो और उसको प्राथमिक लो तो एल्कीन बन जाती है। इसका कारण क्या होता है वो समझो कि यदि हम प्राथमिक को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं, अभी एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके, एल्किल हैलाइड लेते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जगह विलोपन अभिक्रियाएं हो जाती हैं और एल्कीन बनती है, यानी वो ईथर एल्कीन में बदल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी सी चीज़ का अभी एग्जाम्पल कराएंगे, है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यदि एल्किल हैलाइड प्राथमिक है और एल्कोक्साइड द्वितीयक और तृतीयक है तो ईथर अच्छी मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में बनता है। और यदि इसके उल्टा ये एल्किल हैलाइड द्वितीयक हो या तृतीयक हो और एल्कोक्साइड प्राथमिक हो तो ईथर न बनकर उसकी जगह पर एल्कीन बनती है, क्योंकि ईथर में वो जो एल्कोहल होता है, एल्कोक्साइड होता है, वो विलोपित होकर एल्कीन बना लेता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल कराएंगे। देखिए ये मिश्रित ईथर बना रहे हैं, मिश्रित ईथर का मतलब होता है इसमें एल्किल समूह अलग अलग हो। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड कौन सा है, प्राथमिक है, ये कौन सा है, तृतीयक है, टर्सरी है, तो सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड है, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया हो जाती है, NaBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2O, O से क्या जुड़ गया, C, यहाँ पर CH3 और CH3, है ना, ये मिश्रित ईथर बन गया, मिश्रित ईथर। ठीक है, एथिल तृतीयक आइसोब्यूटोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर, एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर भी बोल सकते हैं इसको, नाम लिख लो इसका, एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर रूढ़ नाम है। और IUPAC नाम लिखोगे एल्कोक्सी हो जाएगा, एल्कोक्सी छोटा कार्बन ये है समूह, तो इसको बोलेंगे एथोक्सी और तृतीयक ब्यूटेन, टर्सरी ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। यदि एल्किल हैलाइड प्राथमिक है और ये टर्सरी है या सेकेंडरी है, कोई सा भी हो सकता है, तो ये मिश्रित ईथर अधिक मात्रा में बनेगा। अब इसके विपरीत कंडीशन कर दें, एल्किल हैलाइड टर्सरी ले लें, CH3 और CH3, यहाँ पर हमने Br लिया, प्लस में NaO, CH3 और CH3, इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होती है, इसमें विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि जब तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्षार से की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो वो विलोपन अभिक्रिया होगी, जो ईथर बनेगा वो एल्कीन में बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, वैसे तो देखो इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट होता नहीं है, पहले ईथर बनेगा, ईथर तुरंत ही उसमें बदल जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो NaBr न निकल कर क्या निकलेगा, एथिल एल्कोहल, सॉरी इसको ये कर दो, ये हम प्राइमरी लेते हैं, CH2 और CH3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्सरी और ये हो गया हमारा प्राथमिक। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया, ये पहले ये था और ये इधर हो गया। अब इसकी विलोपन अभिक्रिया होती है तो कैसे होगी अभिक्रिया, कि यहाँ पर देखो ये होता है CH2H, CH3 है, हमने ऐसे लिख दिया, कोई सा भी CH3 हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अभिक्रिया होती है कि इसका ये H इधर आता है, N ये Br बाहर निकलता है और यहाँ पर क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर। अब इसमें देखो उल्टा सीधा जुड़ता है कि ये Br तो Na के साथ जुड़ जाएगा और ये H सीधा यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और क्या बनेंगे, यहाँ पर देखो यह क्या बन गई, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लग गया CH3, प्लस में NaBr प्लस में
CH3 CH2OH एल्कोहल। तो ये मुख्य उत्पाद क्या बन गया? एल्कीन। ठीक है, इस तरह से एल्कीन बन गई। या मैं दूसरे तरीके से समझाऊं कि जो विलोपन अभिक्रिया होती है, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में टर्सरी अल्कोहल प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये ब्रोमीन तेजी से बाहर निकलता है और Na के साथ जुड़कर NaBr बाहर निकाल देता है। अब ये यहाँ पर क्या बच गया? एथोक्साइड। इसके जुड़ने से पहले ही क्षार की उपस्थिति में ये विलोपन अभिक्रिया दर्शा देता है और प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होगा? अब जैसे ये निकला NaBr, HBr बाहर निकलता है, HBr N से अभिक्रिया करता है तो ये अल्कोहल में बदल जाता है। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है और एल्कीन बनती है। या यहाँ पर समझाएं कि जैसे मान लो ये बन गया, इसमें पहले ऐसा ही बनता है, इसमें क्या होगा? हमने ईथर बनाया। मैं इनको थोड़ा सा डिटेल करके लिख देता हूँ इसको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझा देते हैं इसको कैसे बनता है। मान लो ये निकला, तो यहाँ पर ये बन गया CH3 और CH2H, डैश लगाओ O और CH2 और CH3, ये H है, ईथर ही है, ये भी है ना, मिश्रित ईथर है। जैसे ये बनता है, हम विलोपन अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड टर्सरी है, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तुरंत ही H बाहर निकलता है और O को बाहर निकाल देता है। ये टूट जाएगा दो टुकड़ों में, क्या बनेंगे यहाँ पर? CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में अल्कोहल बन गया, अल्कोहल और एल्कीन में टूट जाता है। तो ये तो हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण, जिसके द्वारा ईथर बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो क्या होती है? अल्कोहल का निर्जलीकरण या विलियमसन का सतत ईथरीकरण, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका सुधरा हुआ रूप है। इसमें क्या होती है कि मिश्रित ईथर या सम्मित ईथर, असम्मित ईथर का मिश्रण बनता है। तो कई बार इसमें क्या होता है? एल्कीन भी बन जाती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको सुधारते हुए विलियमसन का सतत ईथरीकरण दिया गया। ये है विलियमसन का सतत ईथरीकरण, ये एक प्रयोगशाला विधि है। इसको अल्कोहल का निर्जलीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है तो अभिक्रिया कैसे कराते हैं हम? कि जब क्या लिखेंगे? जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्म करना पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लिखते हैं? अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद बनते हैं। इसका नाम सतत ईथरीकरण क्यों बना? क्योंकि इस अभिक्रिया में ईथर लगातार बनता रहता है और उसको धीमे ताप पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। अगर हम ताप को बढ़ा देंगे, अधिक ताप कर देंगे तो ईथर एल्कीन में बदल जाता है। यानी अभिक्रिया क्या होगी? अंतिम उत्पाद हमारा एल्कीन बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कम ताप पर धीरे धीरे किया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे मान लो CH3 CH2OH प्लस में यहाँ पर क्या लिखते हैं? दूसरा अल्कोहल आधिक्य में लेते हैं, CH2 और CH3। हमने अल्कोहल को लिया, ये क्या है? आधिक्य। आधिक्य का एक्सेस का मतलब होता है अधिक मात्रा में लेते हैं, इसको गर्म करते हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है 413 केल्विन ताप पर।
तो 413 केल्विन ताप पर क्या होती है, ये अभिक्रिया SN2 विधि से होती है। 413 केल्विन ताप, ये विधि कौन सी होती है भाई, SN2 विधि से ईथर बनता है। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये ईथर में बदल जाता है। CH3 CH2O CH2O CH3 प्लस में क्या बना देंगे, जल H2O। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ईथर बन गया। अगर अभी इसका ताप बढ़ा दें हम, 433 केल्विन कर दें, तो अंतिम उत्पाद एल्कीन बनता है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो यदि CH3 CH2OH, ठीक है, इसका हम एक H ऐसे लिख सकते हैं और ये हो गया 2, CH3 है, ये एथेनॉल है। इसको गर्म कर कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ताप हो गया 433 केल्विन ताप। ठीक है, तो इसमें जल के अणु का विलोपन हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर एल्कीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O, एल्कीन। ठीक है, ये हो गया ताप बढ़ाते हैं तो ये कंडीशन होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को धीरे धीरे करना पड़ता है और सतत करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। इससे भी ले सकते हैं, हमने जैसे मान लो अल्कोहल लिया है ना, यहाँ अल्कोहल ही क्यों लिखा, इससे भी बना सकते हैं। इसमें एल्कीन बनती है और अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, तो एक ही अल्कोहल का अणु काम में आता है। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर तेज हो गया, हम 433 पे पहुँचा दिया, तो क्या होगा, इसमें ईथर में से मान लो कोई भी इसमें H हटा दो, यहाँ पर ये H है और ये 2 है। ठीक है, ये H, ये क्या होगा, ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर आएगा, तो H कहाँ जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और हमारा उत्पाद बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में CH2 CH3 CH2OH, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कीन बन गई, ईथर नहीं बना। ठीक है, टेम्परेचर जैसे बढ़ा देंगे, इस पर पहुँचाएंगे तो ये बनता है। कम ताप रखते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अल्कोहल को आधिक्य में लेकर तो ईथर बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पर इसका। इसके बाद इसकी क्रियाविधि कराते हैं कि कैसे ईथर बनता है। सतत ईथरीकरण की क्रियाविधि क्या होती है कि अल्कोहल के 2 अणु लिए थे, अल्कोहल को आधिक्य में लेते हैं, तो किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और यहाँ पर क्या बनता है, H+ और HSO4-। ठीक है, प्रोटॉन बन गया। पहले पद में क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। हमने लिया CH3 CH2OH। क्लियर है, इसके पास लॉन पेयर है, इस पर H अटैक करता है, H+ आयन, प्रोटोनीकरण होता है अल्कोहल का। तो प्रोटोनीकरण होगा तो क्या बनेगा, प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनता है। एक H जुड़ गया तो इस पर प्लस आवेश आ गया। क्लियर है, इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इस प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है, यानी अल्कोहल को आधिक्य में लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे हम, CH3CH2O, H है, ऊपर भी H जुड़ा हुआ है, ये कैसा हो गया, प्लस का है। इस पर दूसरा अल्कोहल का अणु अटैक करता है, HOCH2 और CH3। ठीक है, तो इसमें से क्या निकालते हैं हम कि हमारा जो ये होता है, यहाँ पर देखो इस बंध टूटता है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन पर आएंगे तो यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाता है, और प्लस का आवेश आएगा तो इस ऑक्सीजन के मन में आएगी, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो कौन बाहर निकल गया, H2O निकल गया यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे, -H2O, जल का निर्जलीकरण हो गया और प्रोटोनीकृत ईथर बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, CH3 CH2। अब देखो CH3 CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पर क्या है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर लिख दिया ऊपर मैंने हाइड्रोजन। आगे ये भी जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया मैंने CH2 और CH3, तो ये हो गया।
अब देखो ऑक्सीजन ने कितने बंध बना लिए, ऑक्सीजन के 3 बंध हो गए। जब ऑक्सीजन 3 बंध बनाता है तो उसमें प्लस आ जाता है, ये हो गया प्लस। तो ये क्या बन गया, प्रोटोनीकृत ईथर। अब ये प्रोटोनीकृत ईथर क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन करेगा, यानी जो ये H जुड़ा हुआ है ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस दे देगा और बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, -H+ बाहर निकल गया और ये बन गया हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये क्या बन गया उत्पाद, ईथर बन गया। क्लियर है। अब देखो इसमें बाहर कौन निकला, जल का अणु निकल गया, प्रोटॉन और बच गया। ये प्रोटॉन अपने वापस चला जाता है इसके पास और ये इसको बना लेता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, हम इसको पहले ही ऐसे रिवर्सिबल लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिवर्सिबल का मतलब कि जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के 2 अणुओं को जोड़कर गर्म करते हैं तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को संपन्न कराना और वापस आ जाना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन जाएगा लेकिन बाद में बाहर आ जाएगा, इसके पास वापस आ जाता है, ये जुड़ता है इससे और ये बना लेता है वापस H2SO4। तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, जल और ईथर। यही हमने अभिक्रिया में पढ़ा था। तो ये अभिक्रिया लगातार धीमे ताप पर सतत की जाती है, तो इसे विलियमसन का सतत ईथरीकरण भी कहते हैं। ये प्रयोगशाला विधि है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अन्य विधियां हैं, उसमें 1-2 हैं शामिल, वो भी कॉमन उसी की तरह हैं। अन्य विधि में जैसे फर्स्ट लिखते हैं हम एथिल अल्कोहल CH2 CH3OH, इसको गर्म करते हैं CH2 CH3, एथेनॉल को आधिक्य में लेते हैं, अधिक मात्रा में इनको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा एल्यूमिना होगा Al2O3 की उपस्थिति में। वहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 लिया था विलियमसन के सतत ईथरीकरण में, यहाँ पर एल्यूमिना लेते हैं। एल्यूमिना लेते हैं तो अल्कोहल को थोड़ा और ताप पर गर्म करना पड़ता है, यानी इसको 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। 523 केल्विन ताप बढ़ गया, वहाँ 413 पर ही कंसनट्रेट की उपस्थिति में हो रही थी, कंसनट्रेट H2SO4 की में, यहाँ पर एल्यूमिना की उपस्थिति में होती है 523 केल्विन पर। तो क्या बनता है, ईथर बनता है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस में H2O। ठीक है, इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है तो ईथर बनता है। अगर मान लो हम टेम्परेचर को इससे और अधिक बढ़ा दें, यानी 600 से ऊपर केल्विन कर दें इसका, यानी लगभग 600 650 के करीब कर देते हैं, तो निर्जलीकरण हो जाता है। CH2 और H एथेनॉल है, ये CH2 मैं यहाँ पर OH लिख देता हूँ इस तरह से। इसको गर्म करते हैं एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में 653 केल्विन के लगभग। ठीक है, बढ़ा दिया टेम्परेचर को हमने, तो यहाँ पर क्या बनती है, एथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O, यानी इसका निर्जलीकरण हो जाता है, जल के अणु का विलोपन हो जाता है। ये अन्य अभिक्रियाओं में आ जाती हैं दोनों। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया है सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Ag2O, यही होता है। तो इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं, CS मैं सीधा लिख देता हूँ C2H5OH। क्लियर है, प्लस में यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, Ag। अब देखो Ag के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन है और 2 इसमें सिल्वर के अणु हैं और एक ऑक्सीजन है। तो इनकी अभिक्रिया कराते हैं हम। AgO को किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने अल्कोहल की जगह कोई लिया एल्किल आयोडाइड, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिखते हैं एल्किल आयोडाइड CH3CH2I प्लस में AgOAg, ऐसे लिख सकता हूँ Ag2O को। वही संरचना है, ऑक्सीजन के दोनों बंध Ag से जुड़े हुए हैं। प्लस में एक अणु और ले लेता हूँ इसका CH2 और CH3। अब इसको जो गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एक AgI यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक AgI यहाँ से, बीच में बचा क्या, ऑक्सीजन। जब इसको गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में, सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है।
प्लस में AgI के दोनों, ये ईथर बन गया। इस तरह से ईथर बनाने की ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, यानी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें, अच्छे से देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।